So last time we were doing some questions related to AC जनरेटर वगैरह, और हम लोगों ने AC जनरेटर के कुछ सवाल किए थे, ट्रांसफार्मर के कुछ सवाल किए थे। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग और कुछ सवाल करेंगे, मोर डिटेल्ड क्वेश्चंस। वील आल्सो लुक एट द ऑसिलोस्कोप, जो कि हमने कल नहीं किया था, राइट? सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ऑसिलोस्कोप थोड़ा बहुत, और फिर हम लोग आगे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। We actually did a question like this last time. नोट्स खोल के बैठे, नोट्स में से देखते रहे। अब बिकॉज गूगल मीट में कुछ इश्यूज होते हैं जरा, कि रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो लूज हो जाती है। I get mixed up with other people's recordings and stuff. अच्छा जी, बताएं क्या ख्याल है। So in an AC generator, magnet rotates near a coil of wire. The induced EMF in the coil is displayed on an oscilloscope screen, which trace is produced as the magnet slows down. मैग्नेट स्लो डाउन करेगा, मतलब मैग्नेट जो है इस केस में क्या है, इसमें मैग्नेट रोटेट कर रहा है वायर के करीब। हम जो नॉर्मल जनरेटर पढ़ते थे उसमें कॉइल रोटेट करता था मैग्नेट के करीब। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ये कह रहा है कि मैग्नेट का रोटेशन का स्पीड कम होता है। सो आपके ट्रेस को क्या होगा। जब आपका मैग्नेट स्लो होगा तो आपको पता है कि एम्पलीट्यूड भी कम होगा, बिकॉज नाउ फील्ड लाइंस आर नॉट गोइंग टू बी कट एज फास्ट, एंड ऑल्सो ईच साइकिल इज नाउ गोइंग टू टेक लॉन्गर, तो आपका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, amplitude become, so the peaks and troughs are also going to get not as high and not as low, or frequency becomes, so the waves are going to get broader, right? So it's D. Examiner इसके अक्सर सवाल पूछता है। Okay, how about this one? अब हम और भी ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस देख लेंगे। All right. So a student uses a transformer to light a filament lamp जिसका 230 वोल्ट AC सप्लाई है। The lamp has a max voltage of 6 volts. तो आपको ये पता है कि भाई अगर मैं चाहता हूँ माई लैम्प लाइट्स अप टू जो भी उसकी मैक्स ब्राइटनेस है, तो उसको जो वोल्टेज चाहिए वो उसको मिल रहा, राइट? सो यहाँ मुझे उसने वी एस दिया है, एन एस दिया है, एन सॉरी एन पी दिया है, वी पी दिया है, और एन एस दिया है, एंड आई कैन फाइंड आउट वी एस। सही है। सो वी एस ओवर वी पी इक्वल्स एन एस ओवर एन पी। सो वी एस हो जाएगा आपका एन एस
a number of turns on secondary times Vp, which is 230, divided by Np, which is 300. तो ये कितना आता है? 2 times 23 is 46. 46 over 3 is what? 15 point something? 15.33 volts. यही आ रहा है? Yeah, 15.3 आ रहा है. तो अगर मैं 15.3 देखूं, इसको कितना वोल्टेज चाहिए था? 6 वोल्ट. ये इसका मैक्स रेटिंग है. तो अगर मैं उससे ज्यादा वोल्टेज दूंगा, सो फॉर अ व्हाइल इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्राइट, और उसके बाद दिस इज जस्ट गोइंग टू ब्लो, सो द लैम्प वुड देन गो आउट. ठीक है. इसको मैक्स चाहिए ही 6. 6 से ज्यादा हम दे ही नहीं सकते. तो थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, एंड देन इट्स जस्ट गोइंग टू ब्लो, सो देन इट गोज आउट. सही है. इसका फिलामेंट जो है, उसके एक कैपेसिटी होता है ना, वो कैपेसिटी एक्सीड हो जाएगा, इट्स जस्ट गोइंग टू मेल्ट. ठीक है, सबको समझ आता है ये वाला? सनिया? या Zainab, is this fine? Let's do this one. Not really difficult, just longer. अच्छा जी, so let's try this out. तो आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन 2 बार यूज करनी होगी बेसिकली. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट. आपको दिया हुआ है वी एस, एन एस और एन पी दिया हुआ है, सो यू कैन फिगर आउट वी पी. सो मैं लिखूंगा दिस, दैट वी पी is basically Vs Np over Ns, and doing it for this one first. तो Vs 24, Np 200, Ns 40. ये कितना आता है? So 524 times 5 is what? 120. सही है. ये 120 आ रहा है आपका. तो इसका मतलब है that this is also 120. So अब मैं ये यूज करूंगा कि भाई इस बार my Vp is going to be Vs, which is 120, times Np, which is 10, over Ns, which is 100. So this is 12. So yeah, you can also double check again. यहाँ पे number of turns 10 times हुआ है, तो ये voltage भी 10 times हुआ, because this is one coil. अन्या, no, the turns तो अलग हो सकते हैं ना भाई. यहाँ पे अगर आपके पास ये एक सप्लाई लगी हुई है, दिस इज योर सप्लाई, राइट. तो जितना वोल्टेज आपके पास, मैं अगर वोल्ट मीटर बना के दिखा दूं, तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी तो होगा. देयर इज नथिंग एल्स व्हिच इज गोइंग टू टेक अप वोल्टेजेस. जितना वोल्टेज यहाँ डेवलप हो रहा होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ आएगा. या इनके दरमियान तो कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं ना. दिस इज द सिंबल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, राइट. देयर इज नो ट्रांसफॉर्मर हियर. या ऑब्वियसली टर्न्स कहाँ पे मैटर करते हैं? जहां प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान की बात करें ना. ऑल राइट, लेट्स गो ऑन टू अनदर वन. अच्छा जी, आप ऑसिलोस्कोप के भी कुछ सवाल देख रहे हैं, स्टार्टिंग विद द इजियर वंस. ट्राई दिस आउट. सो गो थ्रू योर नोट्स, look at the oscilloscope formulas.
तो फॉर्मूले में आपको ये नजर आएगा कि भाई वाई गेन जो होता है दिस बेसिकली डील्स विद एम्पलीट्यूड। तो आप क्या करेंगे कि भाई वाई गेन में आपने इसका मैक्स वैल्यू निकालना ना वोल्टेज का, आपने एम्पलीट्यूड निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एम्पलीट्यूड इज वाई गेन टाइम्स वर्टिकल डिविजन्स। सही है। सो वाई गेन दिया हुआ है, दिस इज द नंबर ऑफ डिविजन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एम्पलीट्यूड जो मैक्स वोल्टेज है। तो भाई वाई गेन इसने मुझे दिया है 2 volts per cm, वर्टिकल डिविजन इज 2 cm। ये स्केल इसने आपको यहाँ बताया हुआ है। सो 2 times 2 इज जस्ट 4 volts। ठीक है, इजी इनफ। हाउ अबाउट दिस वन? याद करें तो मैंने आप लोगों को सिमुलेशन से ये दिखाया हुआ है। कॉपी में देखें, आपके पास इसके भी ग्राफ्स बने हुए होंगे। टाइम बेस मेक्स द ग्राफ रन अक्रॉस द स्क्रीन, राइट। और यहाँ पे आपका जो y एक्सिस होता है दिस इज बेसिकली वोल्टेज, योर x एक्सिस इज बेसिकली टाइम। आपको पता है कि अगर मैं इसको इफ आई एम नॉट मेकिंग दिस रन, सो इट वुड जस्ट अपीयर एज वन वैल्यू अक्रॉस दिस, राइट, which is a, and then when I turn the time base off, so this dot will start running across the screen and then it's going to appear like a straight line। ठीक है, all right। C होता अगर वो कहता if this is an AC power supply with time base switched on, with time base switched off, so AC अगर होता फिर ये होता। क्योंकि AC में हमें पता है कि भाई कभी इसका मैग्नीट्यूड +5 फिर वापस कम आता है, फिर -5 and then so on, right? So it fluctuates between that and then we turn the time base on, तो आपके पास वो पूरी वेव की शक्ल बन जाती है। ठीक है, इज दिस ऑल्सो क्लियर? इसी वजह से मैंने आप लोगों को इसका सिमुलेशन दिखाया था और इसके ग्राफ्स बनवाए थे, क्योंकि एग्जामिनर इसका सवाल अक्सर पूछता है। दिस इजी इनफ टू, मैं एक कराना चाह रहा हूँ। ओके, लेट्स ट्राई दिस वन। चल, अच्छा जी, अब ये वाला ट्राई करते हैं। So a microphone detects a musical sound and the signal is fed into an oscilloscope. The diagram shows the trace which appears on the screen. Spot of light on the screen takes 1.2 milliseconds to travel across the screen. तो वो कह रहा है ये पूरा टाइम जो है ना, दिस इज 1.2 milliseconds। तो इसमें कितनी वेव्स बन रही हैं? दो, राइट। सो हमें पता है कि जो इसका टाइम पीरियड है दिस इज 0.6 milliseconds, और मिली का मतलब होता है 0.6 इंटू 10⁻³ सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1/the time period, which is 1/1.6 into 10⁻³। ऑल राइट, ये कितना आता है? हम्म 1600, हाँ एग्जैक्टली सानिया। सो 2SF 1700। ठीक है, इट wasn't even so much related to oscilloscopes as it was to waves। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल, अभी हमने वाई गेन वाले कुछ किए थे, दिस इज अ टाइम बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा जी, तो जिस तरीके से आपके पास वाई गेन का फॉर्मूला था, टाइम पीरियड का भी उसी टाइप का है इन टर्म्स ऑफ द टाइम बेस। सो द टाइम पीरियड इज द टाइम बेस टाइम्स, इस बार आपको पता है कि आप लोगों ने मेरे साथ वेव्स भी रिवाइज किया, सो इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ डिविजन्स, राइट। सो यहाँ पे अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो कितने हॉरिजॉन्टल डिविजन है कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन वेव?
1, 2, 3, and 4. So this is 4, and this is division, so 4 divisions. And the time base is 5 milliseconds for one division, so 5 milliseconds per division. ये यूनिट वाली चीज़ मैं इस वजह से कराता हूँ, so that you guys, क्योंकि आप लोगों को एक दिली तसल्ली हो जाए और आपको ये फॉर्मूला रटना ना पड़े कि भाई ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है, because in the end you are still left with units of time. So 5 times 4 is 20 milliseconds, which is 20 into 10 to the negative 3. सही है. So this is, इसने frequency पूछा है, so frequency would be 1 over time period. So 1 over 20 into 10 to the negative 3, which is what? Yeah. So that's 50 hertz. ठीक है. All right. Let's have a look at another couple of questions. और फिर हम आगे बढ़ते हैं towards theory questions. इसमें भी अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं इसके बारे में सोचूं, टाइम पीरियड, and we've talked about this as well. Time period is the time base times horizontal divisions, right? यहाँ पे मैं अपने टाइम पीरियड को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, right? Because it's the same wave, it's the same trace, so this is unchanged. मैं अगर अपने टाइम बेस को कम करूं, 4 से 2 कर दूं, तो मेरे हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ डिविजन्स क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएंगे. ऑल राइट. सो नाउ प्रीवियसली अगर आपके जो ये थे, ये 4 डिविजन्स में एक वेव बन रहा था, अब आपके पास 8 डिविजन्स में एक वेव बनेगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. And it makes sense because now if you have to make up the same time period, अब हर डिविजन छोटा है ना, so each division is now less, so you need more divisions to make up the same number of boxes. उतना ही time period के लिए you need more boxes now. So it's C. Okay, now let's start with structured questions. So अगर आप याद करें तो हमने लास्ट टाइम डीसी मोटर के तो अच्छे खासे देखे थे. अब हम कुछ एसी जनरेटर वाले देखते हैं रिलेटेड टू EM induction and all of that. So पहले ये सवाल पढ़ें. अच्छा जी, let's start with this question. 8.1 shows a permanent magnet attached to one end of an unstressed spring and held at rest just above a solenoid. Solenoid is connected to a sensitive ammeter, जिसको हम लोगों ने क्लास में galvanometer कहा था. State the name of a substance from which permanent magnets are made. Really easy. क्या कहेंगे? Steel, right? क्योंकि हम लोगों ने क्या कहते हैं, आप लोग के उसमें वो भी सवाल भी आया था, और उसमें it was the name of a material used to make a permanent and a temporary magnet, that was soft iron. अब ये कहते हैं the magnet is released and moved downwards towards the solenoid. Ammeter shows that there is a current in the solenoid when the magnet moves. Explain why there is a current in the solenoid. तो किस तरीके से बताएंगे आप लोग? Again, this is 3 marks. उसने पूछा है करंट क्यों है. तो सबसे पहले तो आपने फैराडेज लॉ को रेफरेंस करना है. जरूरी नहीं है दैट यू एक्सप्लिसिटली से दैट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, यू डोंट रियली हैव टू से दैट. आपको पता है जिस तरीके से दिस मैग्नेट इज गोइंग टू मूव डाउन, फील्ड लाइंस विल बी कट बाय द सोलेनॉइड, राइट? सो यू कैन से वन ऑफ टू थिंग्स. You can say that magnetic
field lines are cut by the solenoid. So magnetic field lines are cut by the solenoid, leading to an induced EMF. सही है, पहले आपने ईएमएफ को रेफरेंस करना है और फिर आपने कहना है कि क्योंकि देयर इज अ क्लोज्ड लूप हियर, so that EMF in that closed loop is going to lead to a current. In the closed loop above, जो आपका पूरा सर्किट है, this causes, so the EMF causes a current. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कट होती हैं, या इसी तरीके से अगर आप कहें कि मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड चेंजेस, दिस इज वन मार्क, इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, दूसरा मार्क, और ईएमएफ इन दैट क्लोज्ड लूप causes the current, this is the third mark. ठीक है, current causes the top end of the solenoid to become the S pole of an electromagnet. The bottom end of the permanent magnet is an S pole. Explain why the top end of the solenoid becomes an S pole as the magnet moves downwards towards the solenoid. तो ये कह रहा है कि भाई ये S pole है, और ये क्या कह रहा था, that the current ऐसा फ्लो करता है कि जो आपका टॉप एंड है, this is also an S pole. तो ये कह रहा है ये भी S बनता है, and you need to explain why this is so. So why is this so? ये आपको पता है लेंजेस लॉ की वजह से है. So you say that according to Lenz's law, the current opposes the change causing it. So like poles are created repelling the magnet. ठीक है, ये समझ आता है सबको? Okay, then it asks, the magnet oscillates up and down, describe what happens to the current in the solenoid. तो आपका ये जो मैग्नेट है, जिस तरीके से ये ऊपर नीचे मूव करेगा, तो आपको पता है कि दिस इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, सो एट सम पॉइंट्स इट विल बी मूविंग फास्टर, अदर पॉइंट्स इट विल नॉट बी मूविंग एज फास्ट. अगर मैं सिर्फ डाउनवर्ड्स मोशन की ही बात करूं, तो मुझे पता है कि कहीं पे ये ज्यादा तेज मूव करेगा, सो इट वुड बी इंड्यूसिंग अ ग्रेटर ईएमएफ, तो करंट ज्यादा होगा व्हेन इट्स मूविंग डाउनवर्ड्स. और इसी तरीके से ये कहीं आके मुझे पता है नीचे आते हुए कहीं रुक भी जाएगा, इट्स गोइंग टू कम टू रेस्ट एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग बैक अप. तो इसमें आपका जो ईएमएफ होगा फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होगा, विच वुड कॉज द करंट टू चेंज डायरेक्शन. सो आपने ये कहना है दैट द मैग्नीट्यूड of direction of current changes and the direction also reverses. The direction of current also reverses. Will current increase or decrease? दोनों. Because of this, कहीं पे बढ़ रहा होगा, कहीं पे कम हो रहा होगा ना, right? So for example, as it's moving down, ये आहिस्ता आहिस्ता slow होगा because the spring will be exerting tension on it upwards. तो आपका उस केस में
आपका करंट कम होता रहेगा बिकॉज द मैग्नेट इज स्लोइंग डाउन। फिर आपका सनिया कहीं यहाँ पे जाके योर मैग्नेट विल कम टू रेस्ट, और उसके बाद वो ऊपर जाना शुरू करेगा। जब रेस्ट पे आ गया तो आपको पता है कि भाई कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। As it's moving up, it would speed up again. So now current would increase, but in the opposite direction. सही है, क्योंकि आप opposite तरीके से मूव कर रहे हैं। So that's the idea here. Yeah. कुछ क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट करके रखे हैं like these ones, ये आप लोग के लिए मैंने छोड़े हैं। Okay, let's talk about this one first. 8.1 shows a step down transformer used to operate an electric bell. ये इनपुट वोल्टेज है, ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी वोल्टेज है। सवाल में लिखा हुआ है this is a step down, and this is obvious because the number of turns on the secondary side is less than the number of turns on the primary side. So by that logic, the voltage on the secondary side would also be less than the voltage on the primary side. Part A, state the material used for the core of the transformer. Very easy. Soft iron, or just iron would also suffice. आगे ये कह रहा है, a current in the primary coil produces a magnetic field in the core. Explain how an alternating voltage is produced in the secondary coil. सही है, तो अब आप किस तरीके से ये एक्सप्लेन करेंगे कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, सॉरी एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, वो किस तरीके से हो रहा है। अगेन इफ यू गो थ्रू योर नोट्स you'll find a word for word answer to this part. आपको पता है कि जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो ऑल्टरनेटिंग है, इस वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी वो भी ऑल्टरनेटिंग होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी कट इन द सेकेंडरी कॉइल। इस तरीके से आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो द alternating voltage at the input creates an alternating magnetic field as the field lines are cut in the secondary coil. An EMF is induced. ठीक है, अगर ये कहता कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, देन आई वुड आल्सो से कि भाई यहाँ पे अगर मैं एक बंद रास्ता दे रहा हूँ, लेट्स से मैं एक रेजिस्टर लगा दूँ, देन आई वुड आल्सो से कि भाई वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है दैट आल्सो गिव्स राइज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है इट आल्सो गिव्स राइज टू एन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो द मोर ऑफ दीज दैट यू प्रैक्टिस, आपको एग्जामिनर की जबान समझ आएगी एंड मार्क्स किस चीज के हैं। Try these two parts out as well, then we'll discuss. All right. So the transformer, has 4600 turns on the primary, which is connected to a mains of this much. Output itna hai, number of turns on the secondary chahiye. So very easy again. Vs over Vp equals Ns over Np. आपको Ns चाहिए तो आप वो फाइंड कर लें। So that is Vs Np over Vp। ठीक है, तो यहाँ से what we would say is Vs कितना है हमारा 230, Np is 4600, sorry, Vs is output, so that's 5, Np is 4600 and Vp is 230, so this is 20, what is this, 100? Yes, आप लोग अभी यही आंसर आ रहा है, गुड जॉब।
State one change that can be made to the transformer shown in 8.1 so that it can be used as a step up. अभी क्या है, स्टेप डाउन है ना. एक चेंज क्या कर सकता हूँ? What is one change I can do? That's not one change. क्या? जस्ट रिवर्स. आप जहां पे अभी आउटपुट ले रहे हैं वहां इनपुट दे दें और इनपुट की जगह आप आउटपुट ले लें. So reverse input and output terminals. All right. So 9.1 shows a simple AC generator. AC generator कैसे है ये आपको खुद से भी अंदाजा होना चाहिए. सिर्फ ये हिस्सा देखकर तो आप नहीं बता सकते कि ये AC है या DC है. AC generator है या DC motor है. For this you have to look at the lower half because these are two different rings. They're not split in the middle. Split ring DC में होता है. So this is an AC generator. ठीक है. Explain why there is a voltage induced when the coil is turned. Say it, so it's still the same idea जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में था, बस यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से वेट करना है. एंड अगेन इफ यू लुक एट योर नोट्स आपको इसका भी आंसर मिलेगा उसके अंदर ही. तो वोल्टेज क्यों इंड्यूस होता है? तो बहुत ही आसान जवाब है इसका. ये है भी 2 मार्क का, सो यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग टू फैंसी. यू विल जस्ट से दैट एज द कॉइल इज रोटेटेड. अच्छा इसने कहा हुआ है, so let's not waste words. You will just say that the sides of the coil cut through the field lines of the magnets. Inducing an EMF. आपको ये वाला अप्रोच अच्छा लगता है, यू कैन राइट अबाउट दिस, जो कि फील्ड लाइंस की कटिंग के हिसाब से है. या यू कैन ऑल्सो से कि भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल है दैट चेंजेस. यू कैन ऑल्सो राइट इट अकॉर्डिंग टू दैट. आई थिंक ओ लेवल्स में क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की इतनी डिटेल में बात नहीं करते, सो दिस इज जस्ट बेटर टू टॉक अबाउट. In 9.1 the coil is horizontal with side AB on the left. ठीक है, तो ये इसने आपको दिखाया. AB is on the left right now. The output voltage is +6 which makes sense क्योंकि हमें पता है जब coil horizontal orientation में होता है it's cutting through the field lines at the greatest rate. आपके पास सबसे ज्यादा EMF induce हो रहा है which is +6. फिर ये कहता है कि draw a line from each of these shaded boxes to one of the circled voltages to show the output voltage when the coil is in different positions. One line has been drawn for you. So coil horizontal with AB on the left इसने बताया हुआ है. अब ये कह रहे हैं coil horizontal with AB on the right. तो जब ये पूरा घूम के इस तरफ आ चुका हो, coil vertical with AB on the top, coil vertical with AB on the bottom. AB on the right आएगा तो मुझे पता है ये पूरा घूम चुका. And now the current is going to flow in the opposite direction. So it's going to be like this. और आपके पास opposite voltage produce हो रहा होगा. और जब भी आपका coil vertical है, it's moving parallel to the field lines. So उस लम्हे पे आपके पास कोई भी EMF प्रोड्यूस नहीं हो रहा. Yes? Both an AC generator and a DC motor contain a coil and brushes. 9.1 shows how the brushes are connected to the coil in an AC generator. Draw a diagram to show how the brushes are connected to the coil in a DC motor. सही है. तो ब्रशेस कॉइल से कैसे कनेक्ट हैं, अगर इसने ये कहा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाह रहा है आप सिर्फ ब्रश और कॉइल बनाएं. दिस इज वेरी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड अंडरस्टैंड
एग्जामिनर चाह रहा है कि आप उसका स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर भी बना के देखें, राइट? सो ही वांट्स यू टू ड्रॉ दैट एज वेल. So let's say I draw it like this, and then this is my split in the middle. सही है, तो ये आपका स्प्लिट आ गया, और आपको पता है कि इसमें आपने कॉइल बनाना है. सो योर कॉइल इज गोइंग टू, चलो इसको घुमा देते हैं थोड़ा सा. लेट्स रोटेट. और आपको पता है कि एक वक्त पे कॉइल का एक ही हिस्सा किसी एक हाफ के साथ इन टच होता है. लेट्स जस्ट लेट दिस बी लाइक दिस. और आपने इसको बना दिया लाइक दिस. ठीक है. और फिर आपने इसके साथ लगा दिए दी कार्बन ब्रशेस इन कांटेक्ट. कभी भी डायग्राम अगर एग्जामिनर ने कहीं कहीं तो कहता है यू मे ड्रॉ डायग्राम, राइट? इधर पे इसने कहा है ड्रॉ डायग्राम, है ही ये सवाल. सो प्लीज मेक श्योर कि आपकी लेबलिंग बहुत ज्यादा क्लियर हो. दिस इज योर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर. और ये आपने कह दिया दिस इज योर कॉइल. ठीक है. ऑलराइट. सो दिस इज योर एंटायर डायग्राम. लेबलिंग क्लियर होगी तो एग्जामिनर को समझ आएगा व्हाट ईच कंपोनेंट इज. Suggest state why there are forces on the sides of the coil in a DC motor. तो क्यों होती है forces, क्या कहेंगे? ठीक है. So either you can say this, that force acts on a current carrying conductor in a magnetic field, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कोई रेफरेंस दे सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि भाई जो ये चीज भी आप लोगों को लिखवाई हुई है, that the magnetic field due to the current and the magnetic field due to the magnets they interact, और इसकी वजह से force produce होता है. So you can write any one of these. It's just a 1 mark question. All right. How will we frame the answer for Fleming's left-hand rule? आप बस बोलेंगी that for by Fleming's left-hand rule, because there is a current in a magnetic field, there would be a force. Obviously, the wisest answer is this one because this is the shortest one. ठीक है. Okay.
Okay, let's try out this one. Okay, the first part is not in the syllabus anymore, so let's just ignore. This is something called magnetic shielding. अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, just be wary that this is not part of the syllabus anymore. Let's just start with part B. Electromagnets have many domestic and industrial applications in the space. Draw a diagram of a simple electromagnet. सही, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम बनाओ. क्या होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट? द सिंपलेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यू नीड इलेक्ट्रिक करंट एज द सोर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट? सो आपने सिर्फ ये बनाना है कि भाई आपने बना दिया एक लेट्स से आयरन कोर, विच इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली. आपने इसके अराउंड बना दिए टर्न्स, और आपने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया एज द सोर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन. अगेन इसको लेबल कर दें. दिस इज योर सोलेनॉइड. ये आपका आयरन कोर है, एंड दिस इज योर बैटरी. ठीक है. अच्छा जी. स्टेट एंड डिस्क्राइब इन वन डिटेल वन यूज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर पूछता है वो आपका वो है, क्या कहते हैं, रिले. सो इफ यू कैन जस्ट डिस्क्राइब इट इन इट्स एंटायर डिटेल, so that's going to be enough. Let's see what I write now. So मैं कहता हूँ the relay can control higher voltage appliances while itself being low voltage. मैंने कहा when current flows through the electromagnet. अगेन आपको भी ये अब तक आइडिया याद हो गया होगा. When current flows through the electromagnet, the core becomes magnetized and pulls the armature. The contacts come in touch, completing the circuit. ठीक है, ये एक है. आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं. आप रीड स्विच का लिखना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिक बेल का लिखना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन डू हियर. Part C, 8.2 shows a solenoid connected to a sensitive ammeter. Explain what is observed on the ammeter when a student inserts an N pole of a bar magnet slowly into the right hand end of the solenoid. Part तो पहले part 1 ट्राई करते हैं ना. सो ये कह रहा है कि अगर मैं मैग्नेट का N पोल, if I insert that into here, और ये कह रहा है slowly into the right hand end of the solenoid. Okay, so into the right hand end. So then this is going to change. So इसकी बात कर रहा है पार्ट ए में. तो आपने एक्सप्लेन करना है, सही. डोंट जस्ट हैव टू से कि क्या हो रहा है, आपको एक्सप्लेन भी करना है.
सो क्या कहेंगे? अगेन द सेम स्टफ। अच्छा, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाले काफी लिखे हैं, तो एक बार मैं मैग्नेटिक फ्लक्स वाला आपको लिख के बता दूं हाउ दैट इज। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इन द coil changes which induces an EMF in the coil। ठीक है, इसने कहा है एमीटर, तो एमीटर तो मुझे पता है कि वो ईएमएफ नहीं, करंट मेजर करता है। सो आई विल से द सेम थिंग हियर, दैट द ईएमएफ in the closed loop causes a current to flow। So the ammeter registers the reading। ठीक है, पार्ट टू में ये कहता है that this holds he holds the bar magnet stationary in the solenoid। so solenoid के अंदर इसने बार मैग्नेट उठा के रख दिया। अब क्या होगा? अगेन ये वही एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले कराए थे ईएम इंडक्शन में। सो व्हेन द बार मैग्नेट इज स्टेशनरी इन द सोलेनॉइड, आई वुड से नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड, या आप जैसे वो भी कह सकते हैं जैसे हम पहले कहते आ रहे थे, दैट नो फील्ड लाइंस आर कट, सो नो ईएमएफ, सो नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, withdraws the n pole of the magnet quickly from the right hand end of the solenoid। सो अगर वो ऊपर स्लोली कह रहा था, यहाँ क्विकली कह रहा है, और इसने इसको बोल्ड भी किया हुआ है। सो द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू इनकॉर्पोरेट दिस इन योर आंसर एज वेल। स्लोली किया था तो वो एक डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं बाहर निकाल रहा हूँ, और दूसरा आई एम डूइंग दिस क्विकली, सो इट्स गोइंग टू बी अ लार्जर डिफ्लेक्शन। सो field lines are now cut in the opposite direction, या आप कह सकते हैं opposite change in magnetic field lines are now cut faster in the opposite direction। So a larger EMF will be induced in the opposite direction। So what's the bottom line? You have a larger deflection in the opposite direction to part one। ठीक है, सो ईएम इंडक्शन के भी हमने अच्छा खासे सवाल कर लिए। एक आखिरी कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर का रिगार्डिंग पावर ट्रांसमिशन, and then basically the rest of this worksheet you can do as homework, and you will have to do this as homework by the next physical class which is on Monday। तो उसमें मुझे चाहिए ये, आपकी मर्जी है कि आप इसको प्रिंट कराना चाहें, विच इज़ ऑब्वियसली द वाइजर चॉइस। मैं आप लोग को जिसमें मेरे सोल्यूशन वगैरह सब हुए हुए हैं यही वाला आप लोग को भेज दूंगा। सो ऑल दैट रिमेन्स देन यू हैव टू डू दैट बाय योरसेल्फ।
Okay, let's start with this question. 8.1 shows a transformer connecting an overhead 25,000 volt electrical power line to a house. State whether coil A or coil B in the transformer has the larger number of turns. ये ओवरहेड पावर लाइन आ रही है 25,000। घर पे जो आपके पास सप्लाई होती है उसका वोल्टेज लेवल क्या होता है? प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। हाउ मेनी वोल्ट्स इज दैट? आपके घर पे जो अप्लायंसेस होती है वो कितने वोल्ट्स के लिए मार्क होती है? 220, राइट? तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर है, अगर इसमें सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज कम है, वुड दिस बी स्टेप अप और स्टेप डाउन? वुड ऑब्वियसली बी स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन होने के लिए कॉइल बी के कम टर्न्स होंगे, कॉइल ए हैज द लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स। सो आई वुड से कॉइल ए हैज मोर टर्न्स देन बी because it steps down voltage. ठीक है। Part B. One purpose of using an iron core in the transformer is to increase the magnetic field inside coil A. State one other purpose of using the iron core. हाँ जी। क्या करता है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बढ़ाता ना? When we talk about this, we said that it guides the field lines like this. तो हम कहेंगे it would transfer the field. So it increases the field in coil B. ठीक है। दो चीजें है ना, एक ये कह रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक ही वो ज्यादा इनहेंस कर रहा है, विच इज ट्रू। ये इसके दरमियान अगर आयरन कोर होगा दिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी स्ट्रॉन्गर, बट इट आल्सो इंप्रूव्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इनटू कॉइल बी, सो गाइड करता है। डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ एन आउटपुट वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन कॉइल बी, एक मार्क का है। आउटपुट वोल्टेज इंड्यूस होगा, क्या कहेंगे? सीधा सीधा कि भाई फील्ड लाइंस आर कट एट कॉइल बी, so field lines are cut, you can say magnetic field changes in coil B. Suggest one advantage, one disadvantage of burying a power line underground rather than having an overhead power line. Suggest completely new part. You just have to think on the spot. अगर मैं एक पावर लाइन को जमीन के थ्रू ले जाऊं versus an overhead, क्या फायदा हो सकता है? Well, the first thing that occurs to me is this के एक तो visually it just looks better, right? So it doesn't like ruin the landscape. दूसरा आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपने मेंटेनेंस करनी हो तो मेंटेनेंस आसान है जमीन में करना एज अपोज टू डूइंग इट इन द एयर इन एन ओवरहेड पावर लाइन। ठीक है। या जिस तरीके से सनिया ने कहा दिस इज ऑल्सो फाइन कि भाई तार जो है वो गिर के किसी इंसान को इलेक्ट्रोक्यूट नहीं कर सकती है। सही है। एंड सिमिलरली
देयर इज ऑल्सो लेस लाइकली कि ये स्टॉर्म्स या विंड्स या बारिश इस तरीके की चीज़ों से खराब हो जाए, राइट? सो मैं कहूँगा नो चांस ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन एज अपोज टू ओवरहेड जिसमें होती है। और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? क्या एक्सपेंसिव, सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको उसके लिए नीचे अलग जगह बनानी पड़ेगी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आप लोगों को ये वाली वर्कशीट जो है, आई एम मार्किंग सम क्वेश्चंस, बेसिकली एनीथिंग दैट आई हैव नॉट डन यू आर सपोज्ड टू डू, एंड देन वी बी गोइंग ओवर दिस इन क्लास ऑन मंडे। ऑलराइट, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।